नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभिज्ञान प्रकाश। तजुर्बे के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और जेएनयू के परिवेश में इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी सरकारें सत्ता में काबिज होती हैं, वो किसी परिस्थिति को कैसे हैंडल करती हैं, अपनी राजनीतिक विचारधारा को साथ में रखते हुए, ये सरकारों की कसौटी होती है, ये सरकारों की चुनौती होती है। आज इसी स्थिति में नरेंद्र मोदी सरकार है। जेएनयू के मसले पर सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मैं क्या पॉइंट रख रहा हूं। फिर दोहरा रहा हूं, सरकारों की चुनौती होती है ये जानना और हैंडल करना किसी परिस्थिति को जो संवेदनशील बन जाए, जैसे कि आज जेएनयू का मसला है। कन्हैया की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की नाकामी से न सिर्फ केंद्र सरकार की फजीहत हुई है, बल्कि फरार आरोपी छात्रों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर खासी किरकिरी भी। देशभक्ति की आड़ में गुंडागर्दी पर उतरे वकीलों की वजह से बार काउंसिल ने भी माफी मांगी और कहा कि दोषी वकीलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका खुद जेएनयू ने दिया, जहां 3 छात्र नेताओं ने ही एबीवीपी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मेरा लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंसेस थे। 1 महीने से मेरा रोहित वेमुला वाला केस पे था, मनुस्मृति पे भी था, इस पे भी था। अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रयास को मेरे को दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ वो नहीं कहूंगा। लेकिन अब एक आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस आ गए तो मैं अलग हटूंगा। तो मेरा जो पॉइंट है वो बड़ा है सीधा कि सरकार इस मसले को कैसे हैंडल कर रही है। एक तरफ सरकार के लिए बजट सत्र को देखना है, दूसरी तरफ ये जेएनयू का मसला है। अब सरकार के अपने विपक्ष से क्या रिश्ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को साथ में रखकर वो क्या कर रही है, ये सब का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर भड़के विरोध को लेकर सरकार पर अब ये आरोप लगने लगे हैं कि वो इसे संभालने में नाकाम रही है। अब हाल ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मारपीट के 3 दिन बाद बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर समन का जवाब दिया। वहीं एनडीए के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कन्हैया से हमदर्दी जताई है। देखिए, कन्हैया के साथ में हमारी भी उतना ही हमदर्दी है। चिराग तो यूती हैं, हम तो हमारी भी है, बिहार के हैं और क्या कहते हैं बरैया के हैं, हम लोग सबकी सहानुभूति है। तो बहुत सारे सवाल इससे जुड़े इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार को, जैसे मैंने कहा, उसकी चुनौती है, उसको बताना है। विचारधाराओं को ध्वस्त करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। किसी फ्री स्पिरिटेड डेमोक्रेसी में, आवाज की, सोच की आजादी के प्रजातंत्र में हर तरह की राय आएगी और आनी चाहिए। सरकारों को सीखना होगा कि उससे कैसे डील करें। दूसरा पहलू है कानून का, और कानून को, जिसमें आज दिल्ली पुलिस को लेकर इतने गंभीर और गहरे सवाल उठ रहे हैं, कानून को भी अपनी आमूमन रफ्तार से शायद ज्यादा तेज काम करना पड़ेगा, क्योंकि कानून के आधार पर ही किसी भी गुनहगार को, अगर उसने कानून के दायरे में कोई गुनाह किया है, तो वो सजा आप और हम नहीं दे सकते, वो कानून को देनी है। तो दोनों तरफ से ये एस्टैब्लिशमेंट की, सिस्टम की जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो ज्यादा कारगर और रफ्तार भरे तरीके से परिस्थितियां कैसे बन रही हैं या कैसे अलग हो रही हैं, दोनों को हैंडल करके दिखाए। अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ साथी अखिलेश। बीजेपी पर एक विचारधारा है जो बीजेपी का विरोध कर रही है जेएनयू मसले पर। क्या बीजेपी पर अब यह आरोप लगने लगे हैं कि बीजेपी विफलता से इस मसले को हैंडल कर रही है? अखिलेश,
देखिए, दो चीजें हैं इसमें अभिज्ञान। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पूरा जेएनयू का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बीजेपी ने काफी आक्रामक रुख अख्तियार किया था, जो हमने और आपने देखा। उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर गए, उसके बाद जाहिर है कि बीजेपी को एक मौका मिला फायदा उठाने का और कांग्रेस पर हमला बोलने का। और पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से आज राहुल गांधी ने सफाई दी है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने के बाद, उसके बाद पार्टी को उसमें कामयाबी मिली है। मगर दो घटनाएं इस बीच हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में। पहली बात तो ये कि वकीलों ने पत्रकारों की पिटाई की, जिससे कि कई गंभीर सवाल खड़े हुए। और दूसरा, बीजेपी के अपने जो विधायक ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने जिस तरह से एक सीपीआई के नेता के साथ मारपीट। हाँ अखिलेश, आप सही कह रहे हैं, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, माफ करिएगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब सारा प्रश्न ये जो है वो दिल्ली पुलिस के दायरे में आकर खड़ा हो गया। अभी आइडियोलॉजी का और आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन का प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर वकील ऐसी घटना कर रहे हैं तो पुलिस क्या कार्रवाई करके दिखा रही है। एविडेंसेस हर हिसाब से बहुत उपलब्ध है। पुलिस को कितना समय चाहिए, क्या कार्रवाई कर रही है। और चूंकि पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है दिल्ली की, तो ये सवाल स्वाभाविक है केंद्र सरकार के लिए बन जाते हैं। जी हाँ, जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है अभिज्ञान, आप भी जानते हैं कि इस तरह के मामलों में पुलिस किस तरह काम करती है और किनके इशारों पर काम करती है। हाँ। ये कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वकीलों के ऊपर जो लगातार हिंसक होते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला गया, मगर उन्हें क्यों नहीं रोका गया। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट से टीम भेजी गई वकीलों की, वरिष्ठ वकीलों की, उनके ऊपर भी फक्तियां कसी गई, उन्हें भी जो है अपशब्दों का प्रयोग उनके साथ किया गया। तो इस तरह की तमाम बातें की गई हैं। ये बात जरूर है कि जहां तक पुलिस कमिश्नर का सवाल है, आप ये देखें कि इन्हीं तमाम खबरों के बीच ही सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई कि अगले पुलिस कमिश्नर कौन होंगे। यानी जो बस्सी साहब को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, उसी के बीच में सरकार की ओर से स्पष्टता कर दी गई। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो बाकी लोग हैं कन्हैया कुमार के साथ जिनका नाम लिया गया, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ संबित पात्रा जी मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, स्पोक्सपर्सन। संबित पात्रा जी, इस सारी बहस में एक घटना और हुई है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और आपसे उत्तर चाहूंगा। एबीवीपी के जेएनयू के सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है। तो खाली जेएनयू के एक सेट ऑफ लोगों की बात नहीं है, जो आपकी विचारधारा भी रखते हैं वो भी अपने पद छोड़ रहे हैं वहां पर। देखिए, वैसे तो अभिज्ञान जी एबीवीपी के विषय में एबीवीपी ही बताए, क्योंकि वो हमारी अनुषंगिक संगठन मैंने विचारधारा चलिए जो भी है हमारा नहीं है, मगर फिर भी चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, मैं तो जानता नहीं। आज के मौजूदा बहुत सारे नेताओं का इतिहास में जानता हूं जो एबीवीपी से आए। बिल्कुल है, विचारधारा की बिल्कुल है, मगर बीजेपी से जुड़ी, बिल्कुल ठीक बात है, मगर मुझे पता भी नहीं होना चाहिए, मगर मैंने अखबारों में जो पढ़ा है मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है। नंबर 1 कि ये जो इस्तीफा आज जिसकी चर्चा हुई है, ये इस्तीफा अभी 1-2 महीने पहले दे दी गई थी, दोबारा दी गई है। अखबारों में उनके प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह भी कही गई है कि जिन 3 छात्रों ने, अगर सही है तो 3 है, 3 छात्रों ने रेजिग्नेशन दिया है, वो उस डिपार्टमेंट के हैं, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के, जिसके अधिकांश टीचर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बड़ा दबाव इन बच्चों के ऊपर बना रहे हैं। तो मोटा मोटी जो दबाव क्यों बना रहे हैं इन बच्चों? देखिए, मैं एबीवीपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं जानता हूं, मैं उसके विषय में कह भी नहीं सकता। वो दबाव बना रहे हैं। देखिए, जो आंदोलन में जो आप मुझे बीजेपी के बारे में पूछेंगे, मैं कहूंगा एबीवीपी के बारे में जो मैंने पेपर में पढ़ा था, अखबार में पढ़ा था, वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। ठीक है। दूसरी बात, आपके दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, और मैं आपका यूज करूंगा क्योंकि आपकी दिल्ली में केंद्र की सरकार है, इससे आप नहीं बच सकते। अब सीरियस क्वेश्चंस हैं कि क्या वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं बीएस बस्सी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। देखिए, अभिज्ञान में बस्सी जी पे तो आऊंगा ही, मगर 2 चीजें हैं। ये पूरा जो हुआ है जेएनयू में, जादवपुर में और पटियाला कोर्ट में, एक है एंटी नेशनलिज्म और एक है हुलिगैनिज्म। दोनों निंदनीय है, मगर एंटी नेशनलिज्म, राष्ट्रद्रोह और गुंडागर्दी, इन दोनों को एक तराजू में रख के तौलना ये उचित नहीं। और कहीं एक यह भी हो रहा है कि मीडिया का एक सेक्शन ये कोशिश कर रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट हो, कि ये जो एंटी नेशनल तत्व हो उनको एक एस्केप रूट दिया जाए, एक पिछला दरवाजा खोल के उनको निकाला जाए। और पूरा मीडिया की क्या रुचि है जरा आप बताएं, आपके हिसाब से ये डाइवर्ट करने की? एक मीडिया का हिस्सा अगर आप कह रहे हैं, उसकी क्या रुचि है, जरा स्पष्ट करिए।
देखिए रुचि तो बहुत वर्षों से मैं इन दलीलों को सुन रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसकी रुचि आप एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं बताता कि अगर मान लीजिए आपके हिसाब से जो एंटी नेशनल है, मीडिया का एक हिस्सा उनको एस्केप रूट देने की कोशिश कर रहा है या उनकी मदद कर रहा है, तो उस हिस्से का मीडिया के लोगों का जरा लाभ बताइए क्या है। देखिए मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, पहले ये बताता हूं फिर बताता हूं रुचि क्यों। आप तमाम देखिए, हम लोग सब मीडिया युग में रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। आप बताइए कुछ ऐसे चैनल भी हैं जिन्होंने वो स्लोगनिंग दिखाया ही नहीं। जो जेएनयू में हुआ, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भारत के 100 टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, बंदूक के नोक पे हम आजादी लेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ चैनलों ने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया, कुछ ने बिल्कुल दिखाया। आपके जो आईएनबी मिनिस्टर है अरुण जेटली, उनसे कहिए जो भी चैनलों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्यों कहो? वो बात करें इसके बारे में। ना, ऐसा बिल्कुल, अगर आप लोगों की ये राय है, मैंने तो ऑब्जर्वेशन दिया। आप ये जब ये एक मिनट संबित जी, आप ये तो तय करके आए बोलने के लिए, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की लाइन है कि मीडिया का एक हिस्सा जो है वो एंटी नेशनल्स को एस्केप रूट दिलवा रहा है, तो आप फिर पूछिए कि जब आपकी विचारधारा से वो हिस्सा एंटी नेशनल्स को एस्केप रूट दिलवा रहा है, तो आपकी सरकार पूछेगी भाई आप क्यों एस्केप रूट दिलवा रहे हैं। अभिज्ञान जी मैं तो बड़े आदर पूर्वक यही करूंगा, जो भी हिस्सा है उसको चिंता करने दीजिए ना। आपको मेरे को थोड़ी परेशान होना है। जो भी मीडिया का ऐसा सेक्शन है जो एंटी नेशनल को बचाना चाहता है, उसको चिंता करनी चाहिए, उसको आत्मचिंतन करनी चाहिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपको मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आप मीडिया के एक हिस्से को आइडेंटिफाई करके कह रहे हैं कि वो एंटी नेशनल्स को आइडेंटिफाई, उसमें तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा या कोई और भी शामिल हो जाएगा। देखिए जो है सबके सारे मीडिया को आप एक कलर से बिल्कुल नहीं, मैंने हिस्सा कहा ना, सारा तो नहीं कहा। हाँ, और उसके बाद वो हिस्सा चिंता करे। एक मिनट जी, तो वो उस हिस्से से जरा स्पष्टता से आप बताइए कि भाई आपको क्या समस्या है। देखिए आप बताइए कि आप, मैं बता रहा हूं, आप अभी तक एक मिनट अभी तक ना आप लोग ये स्पष्ट कर पाए कि किस किस के नारेबाजी थी, कौन कौन लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हों। कानूनी पहलू, एक मिनट सब बता रहा हूं ना, कानूनी पहलू में जो वकील हाथापाई करते हैं, तस्वीरें उनकी कैद हो जाती है, वो क्लैरिटी नहीं आती। ओपी शर्मा जैसा व्यक्ति जिनकी पहले तस्वीरें आती हैं, घटना को अंजाम देते हुए बाद में कहते हैं कोई भी नीला कोट पहन के जा सकता है, किसी ने भी कुछ किया हो, तो कंफ्यूजन तो बराबर आप ही लोग मेंटेन कर रहे हैं ना। आप बुलाइए, स्पष्टता, एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट मिलकर बोले कि ये हुआ है एंड वी स्टैंड बाय दिस। और ये लोग हैं जिन्होंने एंटी नेशनल्स को मीडिया में रहकर एस्केप रूट देने की कोशिश की, स्पष्ट कर दीजिए। अब मैं बोल लूं? हाँ प्लीज। देखिए आपका पहला प्रश्न कि मैंने पूरे मीडिया को नहीं, मैंने कहा एक हिस्सा है, हिस्सा ही मतलब होता है कि पूरा नहीं है। दूसरी बात है, मैंने एक उसका इशारा भी किया कि मीडिया के वो वर्ग चिंतन करे जिसने बिल्कुल उस पोर्शन को दिखाने की जहमत ही नहीं उठाई जो बाकी लोगों ने दिखाया, जो स्लोगनरिंग। अब वो आपने दिखाया कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो आपके लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं उस हिस्से के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने बड़े कन्वीनियंटली एक सेक्शन को तो काट दिया कि नहीं वो स्लोगनरिंग है, नहीं दिखाना है, मगर एक हिस्से को दिखाया। एक हिस्से पर प्रश्न उठाते ही नहीं है कि वो उचित है या अनुचित था, रादर उस हिस्से को बचाने की कोशिश की जाती है। अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या हो गया जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया, अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या हो गया जो हिंदुस्तान के 100 टुकड़े करने की बात कर गई। मगर जो दूसरा हिस्सा है कि लॉयर्स, ओपी शर्मा जिसको हम भी निंदा करते हैं, उसके विषय में बढ़ चढ़कर सवाल पूछती है, तो स्वाभाविक रूप से मीडिया एज के प्रवक्ता को तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को तो आप लोग धर दबोच लेते हैं, मगर जो व्यूअर्स है उसको धरना दबोचना ये संभव नहीं है। वो सब जान जाते हैं किसने दिखाया किसने नहीं दिखाया है। हाँ, तो वो जान जाते हैं किसने दिखाया नहीं दिखाया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो व्यूअर्स फैसला भी करेंगे अपना। बिल्कुल, ये प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, व्यूअर्स अपना फैसला भी करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या इतिहास में बोला, मैं उसमें नहीं जा रहा, तो व्यूअर्स अपने आप फैसला कर लेंगे। लेकिन आपकी सारी दलील इस बात पर है कि एक हिस्सा मीडिया का वो एंटी नेशनल। अब मुझे जरा कानूनी कार्रवाई के बारे में बताइए, हम लोग कब ये जान पाएंगे कि जो लोग, ये व्यूअर जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी घर में जब टीवी देख रहा हूं तो मेरे आंखों में जो दिखाई पड़ रहा है घटना होते हुए, हम कब जान पाएंगे कि आपकी दिल्ली पुलिस उनको गुनाहगार साबित करेगी? कानून के दायरे में मैं तो कर नहीं सकता। दोनों चीज आपको शायद बिल्कुल था। दो प्रश्न होंगे, एक प्रश्न की जो दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, यही व्यूअर की आपने बात की, जो मुझे दिख रहा है टेलीविजन पर, मैं बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मैं बिल्कुल उस पर भी कानूनी कार्रवाई में देरी कर रही है दिल्ली पुलिस। देखिए दो चीजें टेलीविजन में दिखी, एक कुछ लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया, एक जो कुछ लोगों ने दिखाया। ठीक है, ब्लैकआउट वाला पोर्शन जो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पटियाला हाउस में जो घटना, नहीं, दोनों पे एक्शन होना चाहिए। हाँ, दोनों पे एक्शन होना चाहिए।
तो आप दोनों पे पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो दिल्ली पुलिस वो उमर खालिद और बाकी जो 10 लोग हैं ऑर्गेनाइजर, उनको भी आप पूछ रहे होंगे कि कब अरेस्ट होंगे या नहीं पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूं। हाँ, जो भी नहीं, अच्छी बात। जेएनयू की 9 फरवरी की घटना के बाद से जो भी आज के मीडिया युग में, संबित जी, जो आपने एक्सेप्ट किया, जो भी कैमरे पर है, हाँ, मतलब उमर खालिद कब अरेस्ट होगा? आप ये पूछ रहे हैं कि उमर खालिद और बाकी जो 10 ऑर्गेनाइजर्स हैं, हाँ, वो भी कब अरेस्ट होंगे? उनसे लेकर मैं ये भी पूछ रहा हूं कि कोई विक्रम चौहान और ओपी शर्मा तक, ठीक है, कोई विक्रम चौहान और ओपी शर्मा तक, ठीक बात है। दो, आपका पहला प्रश्न कि वो जो देशद्रोही हैं वो कब अरेस्ट होंगे? देशद्रोही अरेस्ट होंगे, देशद्रोही बिल्कुल बच के नहीं जा पाएंगे। आप ये शब्द ले लीजिए। और जहां तक कब अब ऐसे होता है क्या कि कब तो ये प्रभु ही बता सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि कब मैं बता दूं 8:25 कल, ऐसे थोड़ी बता सकते। नहीं तो सरकारें ये नहीं बता पाती कब होगी कोई कार्रवाई। सरकार अगर उमर खालिद के पीछे जासूस लगाई हुई है, वो मुझे संबित पात्रा को बताएगी आके जासूस चल रहे हैं, आप भी जासूस ऐसे बताएंगे कि आप भी ऐसी बात पकड़ लेंगे? ये तो बिल्कुल श्योर है। हाँ। कब और किस समय ये मुझे बताएंगे? आप भी ऐसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग को नहीं मालूम। वो आपको मैं पूछूंगा कल 8 बजे कौन सा बुलेटिन होगा, आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, एक मिनट। तो आप लोग वो कह रहे हैं कि उसका आपको क्लैरिटी नहीं। चलिए मैं मान गया, एक सेकंड के लिए आपकी बात मान गया, क्योंकि आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं नहीं इस्तेमाल करने को तैयार हूं, तो आप वो बाद में बताएंगे मुझे। अब आप ये बताइए कि जो ओपी शर्मा साहब हैं, इसमें तो कोई खुफिया जानकारी की आवश्यकता नहीं। आपने बताया ना कि क्या संबित पात्रा के ऊपर पीछे लोग लगे तो सरकार मुझे बताएगी? नहीं बताएगी ना। तो जो ओपी शर्मा है, जो विक्रम चौहान है, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई में आपको खुफिया जानकारी की जरूरत है? हो तो रही है कार्रवाई। हाँ। उनको बुलाया है दिल्ली पुलिस ने जेरा करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, उनसे पूरा का पूरा डिटेल लिया जा रहा है। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? खुद पुलिस कमिश्नर ने कल कहा है कि कानून रूप में जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही होके ही रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है पूरे विषय को। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पे पुलिस को कुछ आदेश दिए हैं। स्वाभाविक रूप से अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी पुलिस बाध्य है उसको फॉलो करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है, और देश की सर्वोच्च अदालत, अदालतों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह से देखरेख की स्थिति में आ गई इस पूरे मसले को लेकर। अदालत के परिसर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो वकीलों के रवैये पर सवाल उठाता है, तो ये माहौल के लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं है? ये पॉलिटिकल सवाल है मेरा। माहौल, जो माहौल है मौजूदा, ये सवाल मैं कांग्रेस और वामपंथियों से भी पूछता हूं। जी, माहौल क्या हुआ है? हाँ। माहौल हुआ है कि देश के 2 बड़े यूनिवर्सिटीज में फ्रिंज एलिमेंट्स, मैं तो जेएनयू को बहुत अच्छा मानता हूं, मगर एक फ्रिंज एलिमेंट है जेएनयू में। उस फ्रिंज एलिमेंट ने देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, मैं सिर्फ नारे नहीं कहूंगा, मैं साजिश कहूंगा, क्योंकि ये जो पैम्पलेट्स वहां बांटे जा रहे हैं कई दिनों से, कार्यक्रम के कई दिनों से, ये तो ऐसे ही नहीं बन गए। ये पैम्पलेट्स तो छप छुपा के बांटे गए हैं, सबके नॉलेज में बांटे गए, जिसमें केवल कश्मीर नहीं, जिसमें मणिपुर को भी और नॉर्थ ईस्ट को एक दूसरे नेशन के रूप में बनाने की बातचीत की जा रही है। ये माहौल कैसे बना? ये माहौल देखिए, 3 वर्षों से ये हर साल अफजल गुरु की बरसी बनाते थे, हर साल इस प्रकार का पूरा विषय होता था। पहली बार कैमरे में आ गया, कुछ चैनलों ने दिखा दिया और कुछ ने दबा दिया। पहली बार ऐसा हुआ। चूंकि ये दिख गया तो लोगों ने कहा, अरे ये सब हिंदुस्तान में हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है, हिंदुस्तान सह क्यों रहा है? तो ये सवाल उठा है। तो ये माहौल हमने नहीं बनाया, ये माहौल बन रहा था। हमने पहली बार माहौल की नस को पकड़ लिया कि ये सब चल रहा है, चलने देना चाहिए। पहली बार आपने माहौल की नस को पकड़ लिया? कैसे नस को पकड़ा आपने, जरा जानना चाहता हूं मैं। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जेएनयू में जो हुआ, हाँ, ये तो 3 साल से हो रहा था। हाँ। 2010 में भी दंतेवाड़ा को लेकर हमारे सीआरपीएफ नस कैसे पकड़ी? बता रहा हूं बता रहा हूं। पहले से हो रहा था। सारी सरकारें आती थी, ऐसा नहीं सरकार जान नहीं पाती है, मगर आंखें बंद करके कुछ भी कार्रवाई नहीं करती थी। देखिए, आपको पता होगा कि अरुंधति रॉय पे, गिलानी पे पहले भी सेडिशन के चार्ज लगे थे, मगर सरकार आंख बंद करके बैठ गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मगर सरकार ने इसमें रोक दूंगा, क्योंकि बाकी हर केस को आप नाम लेने में आपकी स्वतंत्रता है, हर केस को एक ही तराजू पर रख के मत तौलिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने जेएनयू के मामले में नस कैसे पकड़ी? आप कह रहे 3 साल से ऐसी घटनाएं हो रही है, और सब आपकी बातों को मैं फेस वैल्यू पे ले रहा हूं। इस बार आपने नस कैसे पकड़ी? मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए। हाँ। नस ऐसी पकड़ी कि पहली बार हमने कानूनी व्यवस्था को कहा कि आप इंडिपेंडेंट हैं। हाँ। हमारे कहने पे मत चलिए। हाँ। जो कानून का राह है उस राह को अपनाइए। जो कानून लगता है ऐसे लोगों पर जो देश के खिलाफ नारेबाजी करती है, आपको अगर लगता है कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जरूर लीजिए। हम बचाएंगे नहीं देशद्रोहियों को, पहले बचाते थे, ये आप भी जानते हैं, बचाया जाता था। 2010 में तो आपने कानून को स्वतंत्रता दी अपना काम करने की। बिल्कुल, जबकि पहले ये तो एफआईआर नहीं लिख सकते थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस तो छटपटाती थी काम करने के लिए, मगर यही राहुल जी की सरकार कान मरोड़ के काम करने नहीं देती थी।
कैसे काम करने दे? तो पहली बार आप लोगों ने कानून को स्वतंत्रता दी अपना बिल्कुल। काम करने हर के लिए। तंत्र को वो स्वतंत्रता। कानून जो आज तक ढूंढ नहीं पाया लोगों को, या उनको टू टास्क नहीं ला पाया जिन्होंने वहां नारे लगाए थे। देशद्रोही पकड़े जाएंगे। हाँ, आप नहीं, मेरे से देशद्रोही पकड़े जाएंगे, आपकी भाषा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो कानून को आपने पहली बार स्वतंत्रता दी कि वो जेएनयू पे क्रैकडाउन करे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए दंतेवाड़ा में, सेलिब्रेशन हुआ, पटाखे फूटे, क्या कुछ काम नहीं करना चाहिए था उनके खिलाफ? शांति से बैठ के सुन लेना चाहिए था पटाखों? मैं इतिहास की कोई घटनाओं में जाने को तैयार नहीं हूं संबित जी। ना ना ना, आप लोग इतिहास की घटनाओं से नहीं, तो फिर आप और हम कोई अलग कार्यक्रम कर लेंगे, फिर मैं बीजेपी के इतिहास की घटनाएं बताऊंगा और बीजेपी के नेता किस तरह के बयान देते हैं, वो नहीं। आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था। फिलहाल संबित पात्रा जी का यह मानना है कि जेएनयू में घटनाएं पहले से हो रही थी, इस बार सरकार ने उसकी नस पकड़ ली। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, और उसके बाद हमारे साथ सीपीएम के नीलोत्पाल बासु जी होंगे। मैं उनसे पूछूंगा, या आप बीजेपी से बातचीत सुन रहे थे, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या लेफ्ट इस्तेमाल कर रही है जेएनयू की घटना को अपनी जमीन ज्यादा पुख्ता करने के लिए, क्या लेफ्ट इस्तेमाल करिए? यह नीलोत्पाल बासु जी से पूछूंगा एक ब्रेक के बाद।